मैं डॉक्टर हरिओम, रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से वर्तमान में स्टेट ट्रेनिंग एडवाइज़र नेचुरल फार्मिंग पर कार्य कर रहा हूँ। उस प्रोजेक्ट में जो हरियाणा सरकार द्वारा एक मिशन मोड के तौर पर शुरुआत किया गया है। इस वक्त मैं गुरुकुल फार्म के प्राकृतिक कृषि फार्म पर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर 180 एकड़ ज़मीन में आचार्य देवव्रत जी की प्रेरणा से और उनके मार्गदर्शन में प्राकृतिक खेती की पद्धति से फसलें ली जाती हैं। अब मैं यहाँ जब खड़ा हुआ हूँ तो ये हमने एक एक्सपेरिमेंट लगाया हुआ है। सब्जियों में प्लास्टिक मल्चिंग एवं ड्रिप सिंचाई से खरपतवार प्रबंधन, इसमें 3 सिस्टम्स को जोड़ा गया है। एक तो प्राकृतिक खेती यानी कि जीवामृत का प्रयोग, दूसरा प्लास्टिक कल्चर, प्लास्टिक मल्चिंग का प्रयोग, और तीसरा माइक्रो इरिगेशन। ये ड्रिप की पाइप्स बिछाई गई है ड्रिप इरिगेशन के लिए और इनके थ्रू ही जीवामृत का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें आप देखेंगे कि 4 तरह की मल्च बिछाई गई हैं। जो लेफ़्ट हैंड को है, सबसे पहले ये सिल्वर कलर की है, दूसरी ब्लैक कलर की है, तीसरी ग्रीन कलर की है और चौथी वाइट कलर की है। तो इसमें आप देखेंगे कि इनकी ग्रोथ में भी फ़र्क है फसल की। जो हरी रंग की मल्चिंग है इसमें फसल की ग्रोथ सबसे अच्छी प्रतीत हो रही है। इसके बाद सफ़ेद मल्चिंग की ग्रोथ और उसके बाद ये 2 मल्च हैं जिनमें ग्रोथ कम दिखाई दे रही है। इस एक्सपेरिमेंट का आइडिया मुझे सन 2020 में आया था, जब एक किसान ने इसी प्रकार एक्सपेरिमेंट लगाया था। उसने फरवरी के महीने में इसी तरह बेड्स बना करके मल्चिंग लगा करके टमाटर और खरबूजे की फसल लगाई थी और उसने मेरी सलाह से ही उसमें जीवामृत का प्रयोग ड्रिप इरिगेशन के थ्रू किया था। तो मैं जब 30 मई को उसके खेत में गया तो उसकी फसल 30 मई को भी बहुत अच्छी खड़ी हुई थी, जबकि पड़ोस में दूसरे किसानों की जो फसल थी वो ख़त्म हो चुकी थी गर्मी की वजह से। तो मैंने उस किसान से एक प्रश्न किया कि क्या इसमें आगे भी फसल इन्हीं मल्चिज के ऊपर ली जा सकती है? तो उसने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब बिल्कुल ली जा सकती है। और जो मल्च थी उसने जो ड्रिप का सिस्टम लगाया हुआ था उसको थोड़ा सा उखाड़ के दिखाया और उसने बताया कि इसमें आप देखेंगे कि जो जीवामृत के प्रयोग से जो ऊपर का सतह है वो काफ़ी भुरभुरी है और भुरभुरी होने के कारण इसमें अगली फसल ली जा सकती है। नरम है ज़मीन, जबकि उसकी ज़मीन फ्लड वाले सिस्टम की थी, हैवी ज़मीन थी उसकी, जिसमें साल्ट्स वगैरह का भी प्रभाव होता है। तो उसने बताया कि ये शायद जीवामृत का जो प्रयोग हुआ उसकी वजह से है। तो मैंने उसको बताया कि बिल्कुल इसी की वजह से है ये। तो उसमें देखिए जहाँ भी जीवामृत का प्रयोग हुआ है, इसमें आपको मैं फिजिकल कंडीशन दिखा देता हूँ ज़मीन की। ये देखिए आप, ये है गड्ढा, इसमें देखिए ज़मीन की कंडीशन, आप फिजिकल कंडीशन देखिए, भुरभुरी है सारी की सारी, जैसे ग्रेनुलेशन होती है ना, सॉयल एग्रीगेशन टाइप। तो ज़मीन की जो एक कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन है, आप देखिए कितनी अच्छी फिजिकल कंडीशन है इसकी ज़मीन की। तो इसका देखिए आप किस तरह से ज़मीन बनी हुई है। तो ये सख्त नहीं है, ये बिल्कुल नरम है नीचे तक, यानी कि फसल लेने में कोई भी दिक्कत नहीं है, इसमें नीचे तक ये नरम है, देखिए आप। तो इसमें यहाँ जो एक्सपेरिमेंट लगाया गया ये मई जून में लगाया गया था और इसमें 4 तरह की प्लास्टिक मल्च बिछा करके इसमें मक्की की बिजाई की गई थी। सिर्फ एक साइड में, इस जो मेरे तरफ की है जो एक साइड, ये साइड जो इसमें मक्की लगाई गई थी और उस तरफ की जो होल्स थे दूसरी तरफ के वो खाली छोड़े गए थे। इस तरफ मक्की की फसल लगाई गई थी और जो मक्की की फसल जब हुई तो उसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ थी, बहुत अच्छी पैदावार थी उसकी। तो जब मक्की की हार्वेस्टिंग की गई तो उसमें जो स्टबल थे मक्की के वो छोड़ दिए गए वहीं पर, क्योंकि वो काफ़ी स्टाउट थे, स्ट्रॉन्ग थे, वो उखड़ नहीं रहे थे। जब उनको उखाड़ने लगे तो मिट्टी को डिस्टर्ब कर रहे थे और मल्चिंग को भी डिस्टर्ब कर रहे थे।
तो हमने उनको वहीं छोड़ दिया। और जब नेक्स्ट सीज़न में देखा तो उसमें विचार आया कि दूसरी तरफ जो होल्स हैं, ज़मीन की फिजिकल कंडीशन अच्छी है दूसरी तरफ की भी, और उनमें हमने इसमें घिया की बिजाई कर दी, घिया की फसल की जुलाई के लास्ट में, उस तरफ के जो ये जितने भी सुराख हैं। इसमें वो चली सितंबर अक्टूबर तक। सितंबर अक्टूबर में घिया के रेट बहुत अच्छे मिलते हैं, सारी सब्जियों के ही रेट अच्छे मिलते हैं। सब्जियों में या तो आप जनवरी फरवरी में बिजाई कीजिए या फिर जुलाई के आसपास लेट जो हो वो बिजाई कीजिए, तो दोनों समय अर्ली में भी और लेट में भी अच्छे रेट मिलते हैं। तो ये जो एरिया है ये लगभग 6.5 मरला एरिया है और आधा कनाल से भी कम, यानी कि इस एरिया में 6 क्विंटल घिया हुई है, 6 क्विंटल पैदावार हुई है घिया की। और जो गुरुकुल का सेल पॉइंट है उस पर घिया की जो सेल हुई है वो 50 रुपये प्रति किलो हुई है। तो आप इसकी इकोनॉमिक्स अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसमें आधा कनाल जगह में 6 क्विंटल घिया 50 रुपये के रेट में 30,000 रुपये की होती है। और जब आप इसमें एक कनाल के हिसाब से वो 60,000 रुपये की हो जाती है, और अगर 1 एकड़ कैलकुलेट कर देते हैं तो 4,80,000 रुपये की घिया की पैदावार हो सकती है, इसमें हुई है। तो इसमें अब घिया के लेने के बाद एक प्रश्न फिर उठता था कि क्या तीसरी फसल भी इन्हीं बेड्स पे ली जा सकती है। तो उसके लिए जो भी सुराख थे, जो भी खाली मिले, इसके अतिरिक्त जो मक्की के स्टबल हमने छोड़ दिए थे, जैसे आप देखिए ये है मक्की का स्टबल, जो भी मक्की के स्टबल छोड़ रहे थे जो गहराई तक उस टाइम फट नहीं रहे थे तो वो गल चुके थे, और गलने के कारण वो हाथ लगाते ही बाहर आ गए थे। तो वो सुराख भी मक्की वाले भी खाली हो गए थे। तो दोनों तरफ जो भी सुराख मिले उनमें हमने टमाटर की ट्रांसप्लांटिंग कर दी। तो अब आप देख रहे हैं टमाटर की फसल भी ये बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। और इसमें अब एक विचार ये है कि जनवरी फरवरी के आसपास इसमें चौथी फसल भी जैसे खरबूजा है वो लगाई जाए, और खरबूजे के साथ कोई दूसरी फसल भी लगाई जाए। तो इसमें सुराख जिसमें टमाटर जो लगे हुए हैं हमारे ये थोड़े से डेंस लगे हुए हैं, घनके लगे हुए हैं, तो इनमें से कोशिश करेंगे जो कमज़ोर पौधे होंगे उनको हम निकाल देंगे। तो वो जो सुराख खाली रह जाएंगे उनमें खरबूजे की बिजाई की जाएगी जनवरी फरवरी के आसपास, तो वो फिर उनका भी रेट अच्छा मिलेगा। तो इसमें एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि फसल की स्थापना की कोई भी समस्या नहीं है, क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट की कोई भी समस्या नहीं है। अब आगे अगर कोई समस्या आती है कीट की या बीमारियों की तो उस पर वैज्ञानिक खोज की जा सकती है, जबकि प्राकृतिक खेती में इन सब का इलाज हो जाता है, कोई समस्या नहीं आती है। तो अब इसमें हमारा मकसद ये था कि ये जो प्लास्टिक मल्च यूज़ की है ये 25 mm माइक्रोन की है, तो ये कहीं कहीं से फटने लगी है। इसलिए ही फटी है क्योंकि बीच में हमने एक्सपीरियंस नहीं था हमारा, कम जगह छोड़ी तो इसके ऊपर घूमने वालों के पैर टिकते रहे, जब वो उसकी तुड़ाई करते थे तो बीच में घूमते रहे। तो अब ये विचार है कि ये 25 माइक्रोन की जगह 50 या 100 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च यूज़ की जाए, और उसको ज़रूरत के अनुसार उठाया भी जा सके, और फसल की ज़रूरत के हिसाब से या समय की ज़रूरत के हिसाब से उठाया भी जा सके और दोबारा से उसको लगाया भी जा सके। और जो ये इसकी वजह से पॉल्यूशन सिस्टम है, जो ज़मीन में एक समस्या आती है इसकी डिग्रेडेशन की, वो भी नहीं आएगी। और इस तरह से हम एक बार में ही खेत को तैयार करके और कई फसलें ले सकते हैं। और अगर हो सके तो ये भी संभावना है कि कई सालों तक हम फसलें ले सकते हैं बगैर जुताई किए, बगैर खर्चा किए खरपतवार नियंत्रण पर और पानी की बचत करते हुए। तो इसमें एक समस्या आती है, वो टमाटर में भी आई है थोड़ी बहुत, कि जहाँ भी जैविक खेती होती है या कंजर्वेशन एग्रीकल्चर होती है, संरक्षण खेती, उसमें क्या होता है कि जैसे जैविक खेती में हम गोबर की खाद ज़्यादा डालते हैं, केंचुई खाद वगैरह डालते हैं। संरक्षण खेती में भी
अवशेष वगैरह का ज़्यादा प्रयोग होता है। तो उसमें जो ज़मीन की समस्याएं हैं, यानी कि सॉइल बोर्न डिजीज़ या सीड बोर्न या रूट डिजीज़ हैं, वो बढ़ जाती हैं। तो इसमें भी शुरू में क्या हुआ, जो टमाटर लगाया तो एक आध टमाटर का पौधा कटने लग गया था। नीचे से उखाड़ के देखा तो लगता था कि इंसेक्ट ने काटा किसी ने। तो उसके लिए हमने इसमें जीवामृत थोड़ा थोड़ा डाल दिया, थोड़ा घन जीवामृत, आधी आधी मुट्ठी, ज़्यादा नहीं, आधी आधी मुट्ठी करीब थोड़ा थोड़ा जीवामृत, घन जीवामृत ये पड़ा, आधी मुट्ठी के करीब घन जीवामृत डाल दिया और थोड़ा सा इसमें पानी के साथ जीवामृत डाल दिया। और इसके बाद इसमें जो कीड़े की समस्या थी उसके लिए नीमास्त्र थोड़ा थोड़ा हाथ से ही डाल दिया था। अदरवाइज़ इसमें क्या है कि कई बार आपकी जो ड्रिप इरिगेशन है वो भी क्लॉग हो जाती है। तो उसमें अगर आप 15 दिन में या महीने में 10-20 मिनट के लिए अगर नीमास्त्र चला देते हैं तो उसमें जो क्लॉग होती है, कोई बायोफिल्म बनती है, कोई बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, तो फंगल ग्रोथ होती है, तो वो भी डिजोल्व हो जाती है। तो इस तरह से इसमें कोई डिजीज़ वगैरह का कंसेप्ट एक और भी रिसर्च काफ़ी हो चुकी है कि जो भी सॉइल बोर्न डिजीज़ हैं वो जैविक खेती में, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में ज़्यादा आती है। लेकिन काऊ यूरिन पे काफ़ी रिसर्च है इस तरह की अवेलेबल कि काऊ यूरिन का जहाँ भी यूज़ होता है वहाँ सॉइल बोर्न डिजीज़ या सीड रोटिंग की डिजीज़ जैसे विल्ट है, रूट रोट है, इवन स्टेम रोट है जैसे राइस जैसी क्रॉप में, तो वे सभी काऊ यूरिन से कंट्रोल हो जाती हैं। रिसर्च पेपर छपे हुए हैं इस चीज़ पे, लिटरेचर अवेलेबल है इस चीज़ पे। तो इसमें प्राकृतिक खेती में हम इन संभावनाओं को तलाशते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और ये कम्बिनेशन जो यहाँ पर बनाया गया है इसको लेकर के और भी संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। और अगर ये आगे बढ़ती है तो एक किसानों के लिए और छोटे किसानों के लिए विशेषकर एक क्रांतिकारी स्टेप हो सकता है, जो देश की के लिए भी और छोटे किसानों को भी और ह्यूमैनिटी को भी जहर जो हम अप्लाई करते हैं, जो पेस्टिसाइड अप्लाई करते हैं, उनसे भी बचाया जा सकता है। धन्यवाद।